नमस्कार दोस्तों, आज हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और नए बैच में आप सीखेंगे पावर सप्लाई का सीक्वेंस कि पावर सप्लाई आखिर स्टार्ट कैसे होती है, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं, क्या हमको पावर सप्लाई में ट्रेस करना चाहिए, कैसे 220 वोल्ट एसी से डीसी बनता है और उस डीसी वोल्ट को कैसे एसएम ट्रांसफार्मर के जरिए स्विचिंग क्रिया करवाकर हमें ज़रूरत के वोल्ट प्राप्त होते हैं। इन सब कारणों से हमें जानना होगा कि पीएफसी पावर सप्लाई आखिर होती क्या है और उससे जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि एसएमपीएस पावर सप्लाई क्या होती है। और एसएमपीएस पावर सप्लाई को अगर हम पूरी समझेंगे तो हमें वह समझ में नहीं आएगी। जैसा कि डेमो क्लास में हमने एसएमपीएस पावर सप्लाई के सारे पार्ट्सों की जानकारी आपको दी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वह हमारा पिछला सेशन जो डेमो का था, एक एक पार्ट्स की जानकारी हमने दी थी, वह क्लास हमारी वह देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपको ये जानकारी नहीं लगेगी कि ये पार्ट्स क्या करता है, ये पार्ट्स क्या करता है, ये पार्ट्स क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, और इसके बाद ये मॉसफेट क्या काम करता है, ये कंडेंसर क्या काम करता है, ये पीडब्ल्यूएम आईसी क्या काम करती है, और ये एसएम ट्रांसफार्मर क्या करता है, और ये डायोड क्या काम करता है, और ये जो हमारा पीसी 817 ऑप्टो कपलर है ये क्या काम करता है, टीएल 431 का क्या काम है। तब तक हमें पूरी पावर सप्लाई के विषय में समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इत्तेफाकन हम इसको सुधार तो सकते हैं, वो भी इत्तेफाकन, लेकिन पूरा पावर सप्लाई का सीक्वेंस समझना, उसे बनाना, अच्छी तरीके से तैयार करना, कुशल टेक्नीशियन बनना, ये बहुत अलग बात हो जाती है। तो आइए आज हम बारी बारी से एक एक चैप्टर को हम समझते हैं और उसके विषय में हम पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं। एक एक चैप्टर को समझ के हमने पावर सप्लाई में 3 चैप्टर बनाए हैं: ईएमआई सर्किट, स्विचिंग सर्किट, फीडबैक सर्किट, और इसके बाद पूरा पावर सप्लाई का सर्किट। जब हम रिवीजन इस बात पर करेंगे और पूरे सामान काम को वर्किंग प्रिंसिपल याद होगा तो ये सप्लाई जो एसएमपीएस पावर सप्लाई होती है ये हमारे दिमाग में बिल्कुल छप जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम ईएमआई सर्किट क्या होता है उसके विषय में जानकारी लेते हैं। तो ईएमआई सर्किट में दोस्तों आप देख रहे हैं प्रमुख जो पार्ट्स होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अक्सर खराब हुआ करते हैं। इन 7 पार्ट्सों की आज हम जानकारी लेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इस सर्किट को ट्रेस करने के साथ साथ
इनमें क्या खराबियां आ सकती हैं, कैसे हम ये चेक करेंगे, यह भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि EMI सर्किट अगर आपने ट्रेस कर लिया तो इसके आगे से ही हमारा PFC पावर सप्लाई स्टार्ट होता है। इसके आगे से ही हमें मॉड्यूल लगाकर हम SMPS पावर सप्लाई को सही करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस सर्किट को ट्रेस करना होगी। इस सर्किट को ट्रेस करने के लिए हमारे यहाँ 220 वोल्ट AC हमें यहाँ चेक करना होगी। 220 वोल्ट AC जैसे हमने यहाँ चेक किए कि हाँ यहाँ आ रहे हैं। अगर नहीं आते हैं तो इसके आगे हमारी केबल लगी होती है। हमारा वादा था आपसे कि 220 वोल्ट AC से पैनल डिस्प्ले तक का वर्किंग प्रिंसिपल हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों 220 वोल्ट हमने यहाँ मीटर की प्रोड रखेंगे और यहाँ चेक करेंगे। 220 वोल्ट हमारे यहाँ आ गए तो हमें फिर इस फ्यूज को चेक करना होगी। यानी एक सिरा हम यहाँ रखेंगे, दूसरा सिरा मीटर का यहाँ रखेंगे। अगर हमारा 220 वोल्ट बता रहा है मीटर तो ये मानेंगे कि हमारा फ्यूज सही है, और अगर नहीं बता रहा है तो यहाँ एक वायर लगाकर फिलहाल में, बाद में फ्यूज डालेंगे हम और हम चेक करेंगे। तो यहाँ हमारा 220 आ गया। इसके बाद NTC के आगे हम यहाँ चेक करेंगे कि 220 आ गया, क्या आ गया। तो हमारे ये दो कंपोनेंट्स चेक हो गए। अगर ये चेक नहीं होते हैं, अगर यहाँ 220 वोल्ट AC नहीं आता है तो इन दोनों कंपोनेंट्स को हम चेंज कर देंगे और यहाँ हमें 220 वोल्ट AC प्राप्त हो जाएंगे। अब आता है हमारा तीसरा कंपोनेंट्स। वह कंपोनेंट्स इसको हम BDR कहते हैं। BDR हमेशा माइनस प्लस अर्थ और फेस के पैरेलल में लगा होता है। एक का कोना इसका अर्थ में लगा होगा, एक कोना इसका फेस में लगा होगा। इसकी पहचान क्या है और इसके उड़ने के मुख्य कारण क्या है और इसको क्यों लगाया गया है, इसके पहले इनको क्यों लगाया गया है, इनका कारण हम समझते हैं कि फ्यूज को क्यों लगाया गया है। फ्यूज को अगर इधर से लोड तेज आता है, करंट तेज आता है, या इधर से लोड तेज पड़ रहा है तो हमारा फ्यूज बर्न हो जाएगा या हमारी NTC बर्न हो जाएगी। दोनों साइड से अगर इधर से वोल्टेज तेज आता है तो भी ये हरकत में आ जाएंगे दोनों, और इधर से कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो भी ये दोनों हरकत में आ जाएंगे, इसलिए इन दोनों को लगाया जाता है। चलिए आते हैं हम NTC पर। NTC का क्या काम है? NTC का काम है चौकीदारी करना। जैसे कि एक चौकीदार बैठा होता है, उसको कभी किसी को परेशान नहीं करता। जब भी कोई हरकत उसके ग्राउंड में होती है, सबसे पहले वह गार्ड, वह चौकीदार वहाँ पहुँचता है और पूछता है क्या बात है। इसी तरह हमारा ये BDR काम करता है। अगर यहाँ पर हमको 220 वोल्ट मिले, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 230 मिले, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50 तक इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही 250 वोल्ट से ऊपर होते हैं और 270 तक पहुँचते हैं, ये हरकत में आने लगेगा, ये हीट होने लगेगा, करंट को रोकेगा ही। अगर करंट इससे अधिक होता है तो ये अपने प्राण दे देगा, ये नौछावर हो जाएगा आपके ऊपर, आपके सर्किट के ऊपर। ये ढाल बन जाएगा, ये करंट आगे नहीं जाने देगा और ये आपस में कभी ये ओपन नहीं होता दोस्तों, ये शॉर्ट हो जाएगा। और जब ये शॉर्ट होगा तो ये फ्यूज बर्न हो जाएगा और आगे कोई भी खतरा आपको सर्किट को नहीं होने देगा। ये ओपन नहीं होता, ये डायरेक्ट शॉर्ट होता है, मिलता है। अर्थ और फेस को जब मिला देगा, या तो ये बर्न हो जाएगा या ये बर्न हो जाएगा, हमारा आगे का सर्किट सुरक्षित रहेगा। तो ये BDR का काम हुआ। अब
ये इसमें जो कैपेसिटर लग रहा है, इस कैपेसिटर का जो भी एसी हमारे इन होता है, उस एसी में कोई त्रुटि अगर आती है, कोई फिल्ट्रेशन में त्रुटि आती है, तो ये कैपेसिटर उसको फिल्टर करता है। अगर ये खराब हो जाए तो ये फ्यूज उड़ा देगा और वीडीआर को भी खराब कर देगा। इसका काम सिर्फ एसी को फिल्टर करना है। अब आगे आते हैं रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का काम इस कंडेंसर को डिस्चार्ज करने का है। अगर ये रेजिस्टेंस हाई वैल्यू की जो लग रही है नहीं होगी, तो जब लाइट जाएगी और प्लग को निकाल कर हम देखेंगे तो यहाँ हमको करंट लगने की, एक झटका लगने की संभावना होगी। जैसे ही लाइट जाती है, ये जो है इस कैपेसिटर को धीरे धीरे डिस्चार्ज कर देता है। तो आपने अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्सों की जानकारी अच्छी तरह से ली। अब छठा पार्ट्स जो आता है, वो छठा पार्ट्स आता है हमारा लाइन फिल्टर कॉइल। इस लाइन फिल्टर कॉइल का बड़ा ही महत्व है दोस्तों। ये लाइन फिल्टर कॉइल हमारी जो भी अशुद्ध एसी आती है उसे ये शुद्ध फिल्टर करती है, शुद्ध एसी हमें प्राप्त करवाती है। ये इसका काम है। ये अशुद्ध एसी को अपने अंदर ख़त्म कर लेता है और शुद्ध एसी को हमें 220 एसी इसमें इन हुए और 220 एसी शुद्ध ये हमें देता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप एलईडी एलसीडी में देख चुके हैं, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हों तो इसका शुद्ध प्रमाण हम सीआरटी टीवी में देख चुके हैं। अगर इसको हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया तो टीवी तो चलेगी, लेकिन टीवी में जाली झुर्रियाँ आ जाएंगी और पिक्चर सही नहीं आएगी। और जैसे हमने इसको दूसरा लगाया, सही लगाया, तो हमारी एकदम क्लियर पिक्चर हो जाएगी और कोई जाली झुर्रियाँ नहीं रहती। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये एसी को शुद्ध एसी करके हमें देता है। अब आगे आया आपका डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर में 220 एसी शुद्ध गए और हमें आउटपुट में माइनस प्लस के रूप में, यहाँ अर्थ और फेस था, यहाँ माइनस प्लस आ गए। अर्थ और फेस के रूप में हमें माइनस प्लस के रूप में अर्थ फेस इन हुए और माइनस प्लस यानी डीसी वोल्ट हमारा यहाँ इसका काम है, इस ब्रिज रेक्टिफायर का, इस डायोड का। इसमें 4 डायोड होते हैं, इसने हमको दे दिए। अगर ये ख़राब हो जाता है तो हमें इसको यहाँ एसी चेक करेंगे। अगर डीसी नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह हम नया लगा देंगे। अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये आगे लाइन नहीं निकालेगा। ये शॉर्ट कभी नहीं होता, ये ओपन होता है। जिस तरह ये कभी भी ओपन नहीं होता, ये शॉर्ट होता है, ये उल्टा है इसका। ये शॉर्ट नहीं होता, ये ओपन होता है। जब ये ओपन हो जाता है तो इसको रिप्लेस करके यहाँ जब 220 वोल्ट एसी आ जाएंगे तो इसमें जैसे ही एसी देंगे हमें माइनस प्लस के रूप में, उतने ही, ना कोई घटना ना कोई बढ़ना, यानी 220 वोल्ट एसी इन हुए और इसने शुद्ध 220 डीसी हमें यहाँ दे दिए। अब हमारा ये ईएमआई सर्किट का पूरा सर्किट हमने टेस्ट किया। ईएमआई सर्किट में लगभग 30% जो हमारे एलईडी एलसीडी सेट होते हैं वो 30% खराबियाँ इसी विभाग में आती हैं। या तो फ्यूज उड़ा मिलेगा, या एनटीसी उड़ी मिलेगी, या वीडीआर शॉर्ट मिलेगा, या हमें लाइन फिल्टर ख़राब मिलेगा, या हमें डायोड ख़राब मिलेगा। ये तेज वोल्ट जैसे आते हैं, इनमें से कोई भी पार्ट्स
खराब हो जाता है। तो हम इसको पूरी तरह से समझ जाएंगे और इसमें से हम जो सामान पर यहाँ चेक करेंगे 220 वोल्ट एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ चेक करेंगे आ गया कि आ गया। इसके बाद इसमें जो हमारा लाइन फिल्टर होता है उसमें हम चेक करेंगे कि इन हो रहा है 220 वोल्ट एसी के हो रहा है। इसके आगे चेक करेंगे कि 220 वोल्ट एसी आउट हो रहा है तो हो रहा है। डायोड पर चेक करेंगे कि यहाँ इन हो रहा है कि हो रहा है, तो यहाँ हमको माइनस प्लस के रूप में डीसी वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये आपका पूरा EMI सर्किट हुआ। इसको अगर आपने याद कर लिया या हमारा वीडियो आपने मात्र 5 बार देख लिया इस वीडियो को, तो ये कंठस्थ आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ये इन्होंने EMI सर्किट कौन सी कंपनी का बताया। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि ये EMI सर्किट इन्होंने कौन सी कंपनी का बताया। तो दोस्तों ये कोई कंपनी का सर्किट नहीं है। ये जो भी आपके सामने कोई भी SMPS आएगा, किसी भी चीज़ का आएगा, ये हम ये नहीं कहते कि LED LCD का ही आएगा। कोई भी कलर टेलीविज़न का आया, कोई भी LED LCD का आया, कोई भी आया, वॉशिंग मशीन का आया, फ्रिज का SMPS, कोई भी SMPS आया, उन सभी का यही सर्किट होता है। हमारा मकसद आपको एक चीज़ सिखाने का नहीं है, हमारा मकसद है SMPS पावर सप्लाई, यानी SMPS पावर सप्लाई। समझ रहे हैं ना आप। उसका एक उदाहरण हम आपको ये बताते हैं कि ये हमारा 24 से 32 इंच का सेट है। हमने आपको अभी EMI सर्किट की जानकारी दी। तो दोस्तों थोड़ा दिख रहा, हाँ चलिए दिख रहा है। तो दोस्तों 220 वोल्ट आपके यहाँ से इन हुए, ये टर्मिनल हैं। तो सबसे पहले ये इसमें हमारा क्या गया, फ्यूज। तो इसका ये फ्यूज लग रहा, इसका ये फ्यूज लग रहा। अब क्या गया, NTC, ये NTC लग रहा। ये VDR, ये VDR लग रहा। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लग रहा। ये इसके अंदर ये रेजिस्टेंस लग रही। अब इसके बाद क्या आया, लाइन फिल्टर, ये लाइन फिल्टर लग रहा। ये डायोड लग रहा, ये डायोड लग रहा। दोस्तों यूं कहेंगे कि इसी का बना दिया, नहीं दोस्तों। अब हम कम्बो बोर्ड लेते हैं। तो कम्बो बोर्ड में आइए दोस्तों, ट्रेस करते हैं हम इस कम्बो बोर्ड को और बताते हैं आपको कि ये हमारा 220 वोल्ट AC रहा। ये 220 AC यहाँ से गया, इन हुआ। ये फ्यूज रहा, ये फ्यूज रहा। ये हमारा NTC रहा, ये NTC रहा हमारा। साथ में आपको ये इसका फिल्टर रहा, ये इसका VDR, ये निकला हुआ है, ये VDR रहा। ये लाइन फिल्टर कॉइल रहा, ये ब्रिज रेक्टिफायर रहा, डायोड रहा। यानी ऐसा कोई कंपनी नहीं बना जिसमें ये सामान ना लगा हो, जिससे EMI ये के अलावा इसमें और कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल ना घबराएं, इन कंपनियों से आप बिल्कुल ना डरें। अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को ठोस बनाएं। तो अब आपके सामने ये EMI सर्किट कंप्लीट हुआ, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा स्विचिंग सर्किट, कि स्विचिंग सर्किट क्या होता है। स्विचिंग सर्किट में आपने देखा यहाँ कि 2 EMI, क्या देखा आपने, क्या देख लिया, ये तो ये माइनस और ये प्लस, यानी ये हमारा यहाँ जुड़ा। जैसा कि हम आपको यहाँ बताते हैं, आप देख रहे हैं ये रेक्टिफायर और ये काय में जुड़ गया यहाँ कैपेसिटर में।
तो वो हम इसको यहाँ आपको अब समझाते हैं स्विचिंग सर्किट। जैसे ही हमारे यहाँ 220 वोल्ट माइनस प्लस में मिले, डीसी वोल्ट मिले, आगे मिलेगा आपको एक कैपेसिटर। आगे कैपेसिटर को बताते हैं हम, आगे मिलेगा आपको ये कैपेसिटर, डायोड के बाद ये कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर लग रहा है, मेन कैपेसिटर बोलते हैं इसको, 100 यूब 450 वोल्ट। ये क्या करता है, और ये अक्सर तेज वोल्ट आने पर ख़राब हो जाता है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो हमें यहाँ 220 जो हमको डीसी मिल रहा था 50 वोल्ट और बढ़ाएगा, स्टोर करेगा। ये फिल्टर के साथ साथ ये स्टोर करेगा डीसी करंट को, और हमें 270 वोल्ट हमें ये निकाल कर देगा, जो हमारे एसएम ट्रांसफार्मर पर जाएंगे। अब एसएम ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग से जो भी करंट निकलेगा वो 270 ही रहेगा ना। तो 270 वोल्ट करंट हमारे सीधा मॉसफेट के ड्रेन पर आता है, और मॉसफेट का जो सोर्स होता है वो एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड होता है। और अब बचा इसका गेट। मॉसफेट का वर्किंग प्रिंसिपल आप समझते हैं, 3 लेग होती हैं, ड्रेन, सोर्स, गेट। गेट, ड्रेन, सोर्स, गेट, सोर्स, ड्रेन, कैसे भी आप उसको समझ लें। तो 270 वोल्ट हमारे यहाँ आ गए, एक सिरा इसका ग्राउंड हो गया, और जो आखिरी गेट बचा वो एक PWM IC से कनेक्ट होकर ये कार्य करता है। अब इसमें स्विचिंग कैसे होती है, जैसे ही यहाँ 270 वोल्ट आते हैं, आप देख रहे हैं सर्किट के अनुसार ये लाइन चली, यहाँ से ये चली, ये चली, ये हमारी स्टार्टअप सप्लाई, यानी 2 हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाकर इस PWM IC को जैसे ही एक झटके में करंट मिलता है, ये अपना काम चालू कर देती है, और यहाँ पल्स बनना चालू होगी। जैसे ही यहाँ पल्स बनेगी, इसमें थोड़ा करंट बनेगा, और जैसे ही करंट यहाँ बना, ये दूसरी जो हमारी सेकंड बाइंडिंग होती है वो बोलते हैं हम इसको ऑक्सिलरी सप्लाई। ये सप्लाई काम करने लग जाती है इस हाई वैल्यू लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से। ये डायोड और ये फिल्टर लगकर हमारी इस PWM IC को परमानेंट करंट जैसे ही मिला तो ये रन करने लग जाएगी, और यहाँ स्विचिंग होने लग जाएगी, और यहाँ हमें वोल्ट प्राप्त होने लग जाएंगे। इसके बाद भले ही सप्लाई को यहाँ से काट दिया जाए, कोई मतलब नहीं रहता, ये स्टार्टअप सप्लाई है। मैं आपको पुनः दोहराता हूँ कि क्या हुआ। 270 वोल्ट यहाँ आए, जैसे ही 220 वोल्ट आए और यहाँ कैपेसिटर लगा तो 270 वोल्ट हमारे एसएम ट्रांसफार्मर में गए, और एसएम ट्रांसफार्मर में जैसे ही निकलते हैं 270 वोल्ट वो एक मॉसफेट के ड्रेन पर जाते हैं। सोर्स जो है एक हाई लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड होता है, और इसका जो गेट होता है वो एक PWM IC से कनेक्ट रहता है। जैसे ही इसको स्टार्टअप सप्लाई मिलती है, यहाँ स्विचिंग होती है, मतलब पल्स बनती है, वो पल्स इसको जाएगी और ये तुरंत ऑक्सिलरी बाइंडिंग काम करेगी, और ऑक्सिलरी बाइंडिंग ने स्थायी सप्लाई इसको दी। और ये कहने का मतलब इसका काम है जैसे हम मोटरसाइकिल में किक देते हैं या किसी भी वाहन को हम चालू करते हैं, ट्र चालू हो गई, चालू होने के बाद इंजन स्वयं स्टार्ट होने लग जाता है। तो इसी तरह ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग चालू होते ही ये PMW अपना काम चालू कर देती है, पल्स में ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और इसको ऑन ऑफ यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह इसमें स्विचिंग होगी। और जब यहाँ स्विचिंग होगी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो करंट यहाँ स्टोर होगा, और जब यहाँ स्टोर होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो हमें ज़रूरत के अनुसार के वोल्ट जैसे कंपनी ने इसको बनाया है हमें यहाँ प्राप्त होंगे। अब बात आती है कि यहाँ कितने वोल्ट हमें प्राप्त हों, यानी इस ट्रांसफार्मर को
इस मॉसफेट को, इस PWMIC को कैसे पता लगा कि हम काम कर रहे हैं? क्यों कि इसकी प्राइमरी और इसकी सेकेंडरी में कोई भी कनेक्शन नहीं है। आपस में ये अगर कंटिन्यूटी नापेंगे, इनकी कंटिन्यूटी अलग रहेगी, इनकी कंटिन्यूटी अलग रहेगी, और तो और इसकी कंटिन्यूटी इससे नहीं मिलेगी, इन दोनों की भी अलग रहेगी, इन दोनों। तो फिर इधर जो भी हरकत होती है वह कैसे पता लगेगा कि ये SM ट्रांसफार्मर और ये मॉसफेट और ये PWMIC यहाँ कितने वोल्ट निकाल रहे हैं? इनको तो पता नहीं है ना, इनकी आंखों पे तो अभी पट्टी बंधी हुई है ना। उस पट्टी को खोलने के लिए फीडबैक की ज़रूरत होती है, और वह फीडबैक के द्वारा इन्हें ये पता लगता है PWMIC को कि यहाँ कितने वोल्ट निकल रहे हैं। और जैसे इसको पता लगता है, नैनो सेकंड का काम होता है, वैसे ही ये अगर यहाँ कम निकल रहे हैं तो अपनी स्पीड ये बढ़ा देती है, और अगर तेज़ निकल रहे हैं तो अपनी ये स्पीड कम कर लेती है। ये खेल नैनो सेकंड में होता है दोस्तों। आइए फीडबैक के विषय में देखते हैं कि आखिर फीडबैक है क्या। अभी तक हम पहुँचे हैं EMI सर्किट से SW स्विचिंग सर्किट तक। अब पहुँचेंगे हम फीडबैक के लिए। जैसे ही यह करंट बनता है, वो करंट 12 वोल्ट हो, 3.3 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के अनुसार जैसे यह वोल्ट बनते हैं, एक पावर डिवाइडर लगा होता है यहाँ, और पावर डिवाइडर के साथ साथ हमें यहाँ एक वायर और जाता नज़र आएगा सप्लाई के लिए, और एक आपको ये TL431 और एक ऑप्टो कपलर देखने को मिलेगा। जैसे ये क्रिया करते हैं, यहाँ वोल्ट आते हैं, तो TL431 को रेफरेंस वोल्ट मिलता है पिन नंबर 1 पर, पिन नंबर 2 ग्राउंड रहता है, और पिन नंबर 3 जो इसका कैथोड है उससे पिन नंबर 2 कनेक्ट रहता है, और पिन नंबर 1 पर सप्लाई आती। यानी यहाँ तो ये क्या है, ऑप्टो कपलर प्राइमरी को प्राइमरी के पास, ये दूसरे से एक दूसरे को नहीं मिलने देता है। इसमें ये एक ऐसा पार्ट्स है कि दोनों तरफ काम करता है, यानी लाड़ा को भी नहलाता है और लाड़ी को भी नहलाता है। यानी हमारी इधर मालवा की भाषा है, दूल्हा के तरफ भी वही और दुल्हन के तरफ भी वही। इसी तरह ये जो PC817 ऑप्टो कपलर है, इसका वर्णन ये है कि यहाँ एक डायोड लगा होता है, एक LED डायोड लगा होता है, जिसमें हम पॉजिटिव सिरा इसके एनोड पर देते हैं, और पिन नंबर 2 इसका कैथोड होता है। तो जब यहाँ इसको नेगेटिव पल्स मिलेगी और इधर से पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, जितनी भी यहाँ करंट बनेगा वो यहाँ मिलेगा, तब ये ग्लो करेगा। जब ये ग्लो करेगा तो इस साइड यहाँ एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है, इसके बेस पर पड़ेगा, ये बताएगा कि इतना करंट यहाँ बढ़ रहा है। उसी तरह यहाँ करंट बहने लग जाएगा, और ये PWMIC को संकेत करेगा, यहाँ संकेत करेगा कि इतना काम हो रहा है, तो तुरंत ये अपना स्थिति संभाल लेगी और ज़रूरत के अनुसार वोल्टेज देगी। ये मात्र फीडबैक का काम होता है। अब इस पूरे सर्किट को हम जोड़कर देखते हैं, एक रिवीजन करते हैं। कल हम पूरा पावर सप्लाई का एक बार और वर्किंग प्रिंसिपल आपको दिखाएंगे, डायग्राम प्लस जो प्लेट में सर्किट होती हैं उसके द्वारा। आज रिवीजन एक बार ये कर लेते हैं कि 220 वोल्ट AC इन हुए, फ्यूज और NTC द्वारा आगे बढ़ेंगे, VDR सहयोग करेगा, और लाइन फिल्टर से करंट फिल्टर होकर डायोड में जाएगा, और डायोड से निकलकर AC और DC परिवर्तन हो जाएंगे, माइनस प्लस।
AC इन हुआ, DC आउटपुट हो गया, फिल्टर कंडेंसर लगा होगा, फिल्टर कंडेंसर 50 वोल्ट बढ़ा के स्टोर करके हमारे SM ट्रांसफार्मर को देगा। SM ट्रांसफार्मर से हमें एक स्विचिंग मिलेगी, इसका एक सिरा ग्राउंड होगा, दूसरे सिरे से PWM IC को पल्स मिलेगी माइनस प्लस, यानी सोर्स और गेट को आपस में जोड़ना। वो ये इतना हाई स्पीड का काम होता है कि 1 सेकंड में 15,625 साइकिल्स से लेकर 20,000 साइकिल्स तक ये पैदा करता है। ये काम नैनो सेकंड में होता है। और जैसे ही यहाँ स्विचिंग क्रिया बनेगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और आउट में वोल्ट मिलेंगे। PWM IC को स्टार्टअप सप्लाई मिलने के बाद ये क्रिया चालू हो जाएगी और ऑक्सिलरी बाइंडिंग से 14 से 18 वोल्ट इस PWM IC को पुनः फिर मिलेंगे और ये स्थायी रूप से स्टार्ट हो जाएगी। स्थायी रूप से स्टार्ट हुई और यहाँ इसको काम करना पड़ेगा। और इससे ये पता नहीं है दोस्तों अभी तक कि हम कितना काम कर रहे हैं। उसके लिए एक फीडबैक सर्किट होता है। फीडबैक सर्किट रेफरेंस वोल्ट यानी एक सिरा रेजिस्टेंस का करंट पर एक रेजिस्टेंस बीच में जोड़ दी जाती है और दूसरा सिरा ग्राउंड करके उस सिरे से रेफरेंस वोल्ट लिया जाता है जो TL 431 को देती है। और 431 का पिन नंबर 2 एनोड ग्राउंड होती है और कैथोड से माइनस पल्स चालू होती है, निकलती है, जो इसकी पिन नंबर 2 पर यहाँ जाके मिलती है। पिन नंबर 1 पर सीधे एक रेजिस्टेंस लगकर वोल्टेज आते हैं। यहाँ इसमें जो एक LED डायोड लगा होता है, फोटो डायोड होता है, वह ग्लो करने लग जाता है और जिस हालत में ये किरण देता है इसके बेस को, क्योंकि यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, वैसे ही ये ट्रांजिस्टर काम करता है, उतनी ही पल्स इस IC को स्थायी रूप से मिलने लग जाती है। इससे ये पता पड़ जाता है कि यहाँ कितने वोल्ट बन रहे हैं। अगर यहाँ 9 वोल्ट बन रहे हैं तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ये तुरंत काम करने लग जाती है और यहाँ 12 वोल्ट कर देती है। अगर ज़्यादा बन रहे हैं ये हम देख नहीं सकते, इसको हम सिर्फ DSO से ही पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ ज़्यादा वोल्ट बन रहे हैं तो यह तुरंत कम काम करने लग जाती है। ये पूरी SMPS पावर सप्लाई है। इस SMPS पावर सप्लाई को अगर आप भली भांति समझ लेंगे और जान लेंगे कितने से पार्ट्स हैं दोस्तों, इस SMPS पावर सप्लाई में कितने से पार्ट्स लगे होते हैं, अगर उनका वर्किंग प्रिंसिपल अगर आप जान लेंगे तो ये मानिए आप LED LCD के आधे हीरो हो गए। और जानने में हम ये डायग्राम आपको देंगे, ये डिजिटल डायग्राम आपको देंगे, इनके द्वारा आप अपने पास जो सर्किट पड़े हों उनको ट्रेस करिए, इनको पूरी तरह से ट्रेस करिए कि जो हमने इसमें ये बताया है वो इसमें है कि नहीं। करंट दे के देखिए कि यहाँ जो हमने लिखा है कि 270 वोल्ट आते हैं वो आते हैं कि नहीं। ये PWM को ये पल्स मिल रही है तो मिलती है कि नहीं, यहाँ 14 से 18 वोल्ट आते हैं कि नहीं, ये सारा आप एक बार चालू सर्किट में ट्रेस कर लेंगे तो पावर सप्लाई के आप मास्टर बन जाएंगे। क्यों कि इसमें और इसमें और हिंदुस्तान की किसी भी SMPS पावर सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए आप, ये हमारा कम्बो बोर्ड है, इसमें भी वही पार्ट्स लगे हुए हैं। हाँ, साइज बढ़ सकती है, एम्पियर की साइज बढ़ सकती है। ये ट्रांसफार्मर इसमें बड़ा लग सकता है, छोटा लग सकता है, ये कैपेसिटर बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये डायोड कुछ दूसरे टाइप के हो सकते हैं या फ्यूज कुछ दूसरे, लेकिन सर्किट का बेसिक नॉलेज यही रहेगा। तो आज इतना हम समझते हैं कि आज आपको इससे अधिक ज्ञान देना गलत है। क्यों कि आप इतना याद करिए, कल हम आपको SMPS पावर सप्लाई का पूरा एक एक वोल्टेज एक एक पार्ट्स आपको फिर समझाएंगे, क्योंकि 2 दिन में हमको
एसएमपीएस पावर सप्लाई को घोंट कर फेंक देना है, रट लेना है, दिमाग में छाप लेना है। तो दोस्तों, आज हमने एसएमपीएस पावर सप्लाई का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल समझा। ईएमआई सर्किट, स्विचिंग सर्किट, फीडबैक सर्किट, और इन तीनों को मिलाकर एसएमपीएस पावर सप्लाई जो बनती है, आउटपुट 12 वोल्ट में कैसे मिलती है, ये पूरा हमने आपको आज सिखाया, बताया। आज के लिए इतना काफ़ी। कल दूसरी क्लास में फिर मिलेंगे, कल आगे की क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।